Hello students and welcome back in new lecture. Last lecture में we have started evolution and in this lecture we are going to start next topic of the evolution include theory of evolution, human evolution. तो स्टूडेंट्स इसी को हम आगे जो है कंटिन्यू करते हैं और करते हैं. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं यहाँ से. ये है क्वेश्चन है which one provide the correct sequence of events in origin of species according to Darwinism. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन एंड देयर. ठीक है, क्या है हमारे पास में? ठीक है, वेरिएशन है. ठीक है, तो यहां पर है वेरिएशन और उसका इनहेरिटेंस. क्या है बेटा? वेरिएशन और उसका इनहेरिटेंस है. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है और ये आपके ऑप्शन है. तो जैसे कि आप जानते हैं चार्ल्स डार्विन, हमने पहले बताया था, चार्ल्स डार्विन एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक जो शिप होता है HMS बीगल, उस पर जो है वो वॉयेज के लिए गए थे, मतलब पूरी दुनिया में घूमने के लिए गए थे पानी के जहाज के थ्रू. ठीक है, और लास्ट में वो कहाँ पहुंच गए थे? गैलापागोस आइलैंड पहुंच गए थे. वहां उन्होंने अपना मेन जो अटेंशन है किस पर फोकस किया? फिंच नाम की एक बर्ड पर उन्होंने अपना अटेंशन फोकस किया. साथ साथ वो माल्थस, वेलस और लाइल नाम के साइंटिस्ट के कांटेक्ट में थे. उनके ऑब्जर्वेशन को वो पढ़ते रहते थे, देखते रहते थे. उसी के बेस पर उन्होंने जो है एक थ्योरी दी जिसका नाम आप जानते हैं. उस थ्योरी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जैसी थ्योरी कहते हैं. और इसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ठीक है, तो ये है. तो इनका वैसे तो ये बहुत लंबा थ्योरी है, लेकिन इसमें मेनली हमने क्या देखना है? मेनली ये थ्योरी ये कहती है कि भाई ऐसा है दुनिया में एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन फूड स्पेस कम है. तो इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रगल होता है, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है. और जब स्ट्रगल होता है तो उसको जीतने के लिए एनिमल्स के पास कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन होती है. जब अगर उसमें कोई ऐसी वेरिएशन है जो फिलहाल उस टाइम के हिसाब से उसके ठीक है उसके काम आए, तो उसके नंबर जो है बढ़ जाएंगे. वो उसे कहेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहेंगे. और बाद में नेचर भी क्या है? नेचर भी बाद में इसी सुपियर एनिमल को अलाउ करेगी, ठीक है, सर्वाइवल के लिए. तो इस तरह का ये थ्योरी काम करती है. इसमें मेन रोल किसका है? नेचर का है. ठीक है, इस थ्योरी का मतलब क्या है? जो जीता वही सिकंदर. ठीक है, मतलब जो ज्यादा सुपियर साबित होगा वही जो है ज्यादा टाइम तक रहेगा, वही ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाएगा. ठीक है, और यहाँ पर यही है कि कुछ छोटी छोटी यूजफुल वेरिएशन एनिमल के पास में होंगी और वो छोटी छोटी यूजफुल वेरिएशन फिर नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएंगी. और वो जब काफी साल के बाद वो यूजफुल वेरिएशन इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर ये स्पेसीज बाकी स्पेसीज से अलग हो जाएगी. तो ये थी डार्विन की थ्योरी. अपनी बात के लिए उन्होंने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए. 3 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ. एक हमारे पास में क्या है, पहला इसका एग्जाम्पल क्या था? पहला जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो इंडस्ट्रियल मिनिज्म है. ठीक है, एक दूसरा इसका एग्जाम्पल था आर्टिफिशियल सिलेक्शन है. और एक तीसरा एग्जाम्पल है वो हमने बताया था आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया. ठीक है, ये इसको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही याद करना है. तो बताओ बेटा क्या सीक्वेंस बनेगा इसका? देखिए, नेचुरल सिलेक्शन तो बाद में होगा, वेरिएशन भी बाद में आएंगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, लेकिन सबसे पहले होगा ये. सबसे पहले बेटा होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ठीक है, सबसे पहले स्ट्रगल होगा. ठीक है, स्ट्रगल आप जानते हैं 2 टाइप का होगा, इंटरस्पेसिफिक होता है, इंटरस्पेसिफिक होता है. ठीक है, अब इस स्ट्रगल को जीतने के लिए क्या होगा? अब इस स्ट्रगल को जीतने के लिए क्या होना चाहिए? एनिमल्स के पास में वेरिएशन होगी. ठीक है, अब अगर उसके पास में वेरिएशन है तो कुछ अच्छी वेरिएशन, ये कहता था कि अच्छी वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाएगी. तो ये हो गया दूसरा, यहां गया बेटा. ठीक है, ये क्या हो गया? इनहेरिटेंस हो गया. उसके बाद बेटा क्या होगा? अब अगर वेरिएशन अच्छी अच्छी आ रही है तो क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो जाएगा. ठीक है,
और जब सर्वाइवल फिटेस्ट हो गया तो नेचर भी इसी को अलाउ करेगी। तो बेटा ये इसका सीक्वेंस बन गया और इसका आंसर आ गया हमारा सी। तो सी इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो बेटा सी इसका जो है आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे याद करना, और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भाई सीक्वेंस, हालांकि यहाँ पे वो भी आ सकता है इससे पहले कि वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, फूड की कमी हो जाती है, ये बात भी आ सकती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इवोल्व्ड बिकॉज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेमार्क के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। आप जानते हैं लेमार्क एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फिलोसफी ज़ूलॉजिक इन 1809 में, और इन्होंने ये बताया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने कहा था, सिंपल कहा था, इन्होंने कहा था कि टाइम के साथ अगर किसी एनिमल का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसके सामने कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी, उसके सामने कुछ न्यू नीड और डिजायर आ जाएंगी। अब उस कुछ नीड को पूरा करने के लिए कुछ ऑर्गन का काम बढ़ जाएगा और कुछ ऑर्गन का काम कम हो जाएगा। ये थ्योरी ये कहती है कि जिस ऑर्गन का काम बढ़ जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा, और जिस ऑर्गन का काम कम हो जाएगा वो अपने आप पहले थिन हो जाएगा, फिर डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ थ्योरी, या इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब एनिमल ने अपनी लाइफ में जो कैरेक्टर उसने गेन किए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरी ये कहती है, हालांकि ये बात गलत है, लेकिन चलिए हमें तो क्वेश्चन करना है। तो बताइए जिराफ की लॉन्ग नेक क्यों हो गई थी? क्योंकि पहले छोटी नेक वाले जिराफ होते थे, लेकिन उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ट्री छोटे थे, बाद में ट्री बड़े बड़े हो गए, टॉल हो गए। अब वहां तक पहुंचने के लिए क्या काम किया, अपनी नेक को बार बार जो है ऐसे स्ट्रेच किया, तो उस चक्कर में क्या हुआ, हजारों लाखों साल में क्या हुआ, फिर वो नेक बड़ी हो ही गई और फिर वो दूसरी जनरेशन में भी चलती चल गई। तो इस तरीके से कुछ सालों बाद जो है, काफी हजारों साल बाद जो है, वो शॉर्ट वाले तो खत्म हो गए क्योंकि उनको तो खाना नहीं मिला, और लॉन्ग वाले जो है वो रहे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखते क्या है। नेचर सिलेक्टेड ओनली लॉन्ग जिराफ, लॉन्ग नेक जिराफ। बेटा ये नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन वाली बात तो लेमार्क ने नहीं बताई थी, ये तो डार्विन ने बताई थी, तो ये बात तो गलत कर रहे हैं हम। ह्यूमन प्रीफर्ड ओनली लॉन्ग नेक वंस, नहीं बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, हम कहा जिराफ को पकड़ते फिरेंगे, नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। शॉर्ट नेक सडनली चेंज इनटू लॉन्ग नेक, ये भी थ्योरी बेटा गलत है, क्योंकि जहां सडनली का आएगा बेटा वो हो जाएगी म्यूटेशन थ्योरी जो ह्यूगो डुबीज ने दी थी, लेकिन हम तो बता रहे हैं, लेमार्क ने अपनी बात को क्या समझाया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो बताइए क्या आंसर आएगा, ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ नेक ओवर मैनी जनरेशन बाय शॉर्ट नेक जिराफ। हाँ बेटा यही आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, शॉर्ट नेक जिराफ ने क्या की, अपनी गर्दन को बार बार स्ट्रेच किया, ठीक है, तब जाके वो बड़ी होगी। हालांकि ये थ्योरी गलत है। नेक्स्ट, वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी विलियर्स आर, ये भी बहुत क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे हम आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए फिर एक बार में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी विलियर्स, यहाँ 3 क्वेश्चन बनेंगे। ह्यूगो विलियर्स ने म्यूटेशन थ्योरी दी, ह्यूगो डी विलियर्स ने म्यूटेशन को साल्टेशन कहा, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एक प्लांट के ऊपर किए थे, वो भी बहुत पूछते हैं। उस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइमरोज। क्या था उसका? इवनिंग प्राइमरोज। इसका बॉटनिकल नाम था ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जो कुछ होना है वो सिंगल स्टेप में अपने आप जो है वो एकदम हो जाएगा। मिसाल के लिए अगर हम जो हैं जिराफ की गर्दन को लंबी करना चाहें तो ये क्या थ्योरी कहती है कि भाई अपने आप ही जो है एक जिराफ ऐसा, उसका जन्म ऐसे होता है कि उसकी नेक जो शुरू से ही लॉन्ग होगी, और जब ये आगे रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर आने वाले काफी जिराफ में वो लॉन्ग नेक देखने को मिलेगी। मतलब उसने इस बात को कहा म्यूटेशन क्या है, अचानक अपने आप कोई बहुत बड़ा एक कोई चेंज जिसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती, जो होना है एक जनरेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। और
म्यूटेशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब वो अलग बात है, वो एनिमल के लिए यूजफुल है या नहीं है, ये अलग बात है बेटा, ठीक है। जैसे एलिफेंट के तीत उसके किसी काम के नहीं है, ठीक है, तो ये वाली बात है। तो क्या होगा इसका आंसर है ये रैंडम डायरेक्शन। रैंडम तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। स्मॉल एंड डायरेक्शन नहीं, स्मॉल नहीं तो एकदम से बड़ा चेंज ला देता है, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस नहीं, ये तो बड़ा होता है ना। तो क्या आपका रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, रैंडम होता है, कुछ भी आ जाता है, कोई पहले से डिसाइड नहीं होता कि जिराफ की नेक बड़ी करनी है, कुछ भी अपने आप हो सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कैटल्स के हॉर्न नहीं होते, वो अपने आप होते हैं। किसी किसी एनिमल में क्या होता है, उसकी लेग कुछ ज्यादा ही शॉर्ट होती हैं, ठीक है, तो ये लेकिन अपने आप अचानक ही हो जाता है। नेक्स्ट बहुत से क्वेश्चन है। इन इंग्लैंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920 when a collection of moths were made, it was observed. आप जानते हैं industrialism is the best example of natural selection theory of the Darwin, and before industrialization there were more white-winged moth, and after industrialization in the same area there were क्या थे बताइए, क्या हो गए थे, more dark wing variety वाले मोथ वहां ज्यादा हो गए थे। चूंकि इंडस्ट्री के बाद क्या हुआ बेटा, पोल्यूशन हुआ तो जो स्मोक है, सूट्स है, वो जो है ट्री टंग पे जाकर डिपॉजिट हो गया, जिससे उनको क्या हुई, ब्लैक बैकग्राउंड मिल गई। अब उस ब्लैक कलर की बैकग्राउंड में जो बर्ड्स थी जो मौत को खाती थी, उसको व्हाइट वाले इंसेक्ट ज्यादा अच्छे दिखाई देते थे, जबकि डार्क कलर की बैकग्राउंड में डार्क विंग वाले मौत उसको अच्छी तरह नहीं दिखाई देते, तो वो बच गए। तो ये पॉपुलेशन पहले की रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल हुआ। बताइए क्या हुआ, डार्क विंग मौत वर मोर डोमिनेट, हाँ ठीक है, तो बेटा यही हो गया, ठीक है। चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट वंस। तो यहाँ हमने 2-3 टॉपिक उठाए, उसको बना के क्वेश्चन दिया है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए, पूछ रहा है कौन कौन से, ठीक है, देखते हैं। इंक्रीज इन मिलेनाइज, बेटे मिलेनाइज यहाँ वही डार्क वाले हैं। इंक्रीज इन मिलेनाइज मोथ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन इज ए प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हाँ बेटा ये तो था, ये तो हम बताए थे, ये नेचुरल सिलेक्शन एग्जांपल था, हमने बताया बेटा। When more individual of a population acquire a mean value character, it is called as the disruptive. वो कह रहा है जब एक पॉपुलेशन के ज्यादातर मेंबर में कैरेक्टर जो है एवरेज वैल्यू वाले होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिसरप्टिव कहते हैं। नहीं, डिसरप्टिव नहीं कहते, इसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टेबलाइजिंग। तो बी तो हो गया, ए ठीक है। Change in a allelic frequency in a population will lead to Hardy-Weinberg principle. नहीं बेटा, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जब तक जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहेगा तब तक तो क्या होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा। और एवोल्यूशन होने की क्या शर्त है, क्या कंडीशन है हमारी मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो इस हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को चेंज कर दे तो एवोल्यूशन हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन विल लीड टू, नहीं, ये तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी, तो ये रॉन्ग हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज द एक्जिस्टेंस जीन एलिक फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज द एग्जिस्टिंग जीन एलिक फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर जनरेशन। हाँ ये तो है भाई, जेनेटिक ड्रिफ्ट आप जानते क्या होता है, एक पॉपुलेशन का थोड़ा पार्ट टूट कर अलग हो जाता है, कहीं और चला जाता है, वहाँ उसका इंटरेक्शन बाकी एनिमल से होता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत जल्दी वहां पर नई दूसरे टाइप की जनरेशन मिल जाती है। इसको आप जानते हैं, हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तो ये ठीक है बेटा। तो बताओ आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर ए डी आ गया। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अभी हम इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल आप जानते हैं क्या होता है, p² + 2pq + q² = 1, ठीक है। और ये शो करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को शो करता है, मतलब जब तक जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहेगा तब तक जो है एवोल्यूशन नहीं होगा। अब 5 फैक्टर जो है इसको चेंज कर सकते हैं, आप जानते हैं, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन।
तो जब भी ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम चेंज होगा तभी जो है एवोल्यूशन के चांस हो सकते हैं। ठीक है, जो देखते हैं क्या है, एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इन पॉपुलेशन, रिसेसिव ट्रेट इन पॉपुलेशन इज 16%। चलिए कोई नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इन ए पॉपुलेशन, तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, आपको क्या दिया है, तो आप जानते हैं जब अगर पी स्क्वायर होगा तो कैरेक्टर होगा, अकेला पी होगा तो डोमिनेंट एलील होगा, क्यू स्क्वायर होगा तो वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा, और ओनली क्यू होगा तो फिर वो क्या होगा, रिसेसिव एलील होगा। अगर 2pq होगा तो वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए आपको दिया है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16। चलिए कोई बात नहीं, तो अब हमने इससे क्यू निकाला, क्यू आ गया 4 आ गया, फिर हमने इसको p प्लस क्यू इक्वल टू 1 के उस इक्वेशन में रखा और इसको 1 के रेस्पेक्ट में लेके आए, तो p प्लस ये, तो p यहाँ पे आ गया, p यहाँ पर इतना आ गया। ठीक है, 0.6 आ गया, और वो यही पूछ रहा है डोमिनेंट एलील। ठीक है, डोमिनेंट एलील पूछना चाह रहा है, जब डोमिनेंट एलील होगा तो अकेला पी होगा, तो आंसर इसका ये आ गया। अगर वो पूछता फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, तो हम क्या करते, हम यहां करते पी स्क्वायर कर देते, यानी कि कितना आता, 0.36 आता 1 के रेस्पेक्ट में, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो 36 आ जाता, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऐसे याद करना है ऐसे में। चलिए नहीं समझ तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोसोमल लिथल जीन, ऑटोसोमल लिथल जीन 0.4 है। चलिए समझेगा, ये आपको क्या दे दिया, ये आपको उसने फिर से क्यों दे दिया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन ए पॉपुलेशन ऑफ 200 पॉपुलेशन इज, अब वो पूछ रहा है कि भाई कैरियर बता दो, कैरियर कितने हैं, कितने कैरियर हैं अगर उस पॉपुलेशन में 200 मेंबर रह रहे हैं। ठीक है, कैरियर आप समझ गए होंगे, कैरियर का मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे 2pq की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मेंबर पूछना चाह रहा है आपसे, यानी कि 2pq पूछना चाह रहा है, यानी कि हमें p चाहिए और q चाहिए। तो जरा देखते हैं क्या है। देखिए जो लिथल जीन होते हैं वो ज्यादातर रिसेसिव होते हैं, तो हम समझ गए, हमें दिया है q, देखो ये आ गया, हमें दिया है q इक्वल टू 0.4 आ गया, हमने इसको इस इक्वेशन में रखा p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो p कितना आ गया, p इक्वल टू आ गया 0.6 आ गया, ये आया 1 के रेस्पेक्ट में है। चलिए अब हमने कैरियर निकालना है, कैरियर क्या होगा, कैरियर होगा 2pq होगा, तो 2 की वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, तो ये कितना आ गया, ये आया 48 आ गया। 48 कब आया, इन 48 आया 100 में, मतलब 100 में है, अगर 100 पॉपुलेशन होगी तो 48 कह जाएंगे, लेकिन 100 तो पूछ नहीं रहा, वो तो 200 कह रहा है, तो कितना आ जाएगा फिर, तो 96 आ जाएगा। ठीक है, 96 इन 200, तो यही इसका आंसर आ गया। आए हुए क्वेश्चन है आपके। ठीक है, चलिए ये इस बार क्वेश्चन आया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था इस बार ये। ए जीन लोकस हैज 2 एलील, कोई जीन लोकस है उसके पास में 2 एलील है, कैपिटल है स्मॉल है, चलिए कोई बात नहीं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4, डोमिनेंट एलील दिया आपको, यानी कि आपको p दे दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा अब सबका पूछ रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, यानी कि p स्क्वायर कितने होंगे, हेटेरोजाइगस कितने होंगे, 2p कितने होंगे, और होमोजाइगस रिसेसिव इन इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। तो यानी कि आपसे वो सब कुछ पूछना चाह रहा है, p स्क्वायर भी बताना है, 2p भी बताना है, और q स्क्वायर भी बताना है। कोई बात नहीं, हम तो पता ही है, एक चीज पता हो तो हम तो सब चीज निकाल लेते हैं मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो गिवन a आपको दे रखा है, चलो 0.4, चलिए इसको हमने p प्लस क्यू में रखा, तो q आ गया इतना, q आ गया, ये q आ गया इतना। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो q इतना आ गया, तो q क्या आ गया, रिसेसिव एलील आ गया। ठीक है, a क्या था, डोमिनेंट एलील, q क्या आ गया, रिसेसिव एलील आ गया। तो बस अब तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आंसर आ गया। सो डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि p स्क्वायर पूछना चाह रहा, तो p स्क्वायर करने के लिए क्या होगा, 0.4 इंटू 0.4 यानी कि 0.16, तो ये पहला हमारा आंसर आ गया। वो तीनों पूछ रहा है, पहला आंसर हमारा ये आ गया है। ठीक है, फिर है होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है
कैपिटल ए स्मॉल ए पूछना चाह रहा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये 2pq होगा, तो वैल्यू रख लीजिए। q आ गया 0.4 आ गया, 0.6 आ गया, तो कितना आंसर आया 0.48 आ गया, तो ये दूसरा आंसर ये आ गया, कोई बात नहीं। अब हम हो जाएगा क्यू स्क्वायर पूछ रहा है तो 0.6 इंटू 0.6 तो कितना आ गया 0.36, तो ये तीनों आंसर हमारे आ गए। ठीक है, तो बहुत इजी है, लेकिन देखने में ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, और बायो वाले जहां भी थोड़ा सा मैथ देखते हैं वो हाथ पैर छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा ध्यान देना है, हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, खासतौर से जेनेटिक्स के क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं जो है वो मैथ का आपको जो है यूज करने को कहता है, तो वहीं बच्चे घबरा जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलें। अच्छा क्वेश्चन है, following are given diagrammatic representation of the operation of natural selection on the different rate, match the correct graph with type of natural selection। अच्छा ठीक है, यहां आपसे पूछना चाह रहा भाई कौन सा नेचुरल सिलेक्शन आएगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ। आपको नाम लिखना, मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया आपको, बस आपको नाम लिखना, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी होगा। ये हमारी है इनिशियल पॉपुलेशन, ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है, और फिर आपको 3 ग्राफ बना के दिखाएं जो काफी साल के बाद हमें मिलेंगे। तो अब आप देखना है इसको हम कौन सा नेचुरल सिलेक्शन देना चाहेंगे। देखिए पहला ग्राफ में क्या हुआ है, पहला ग्राफ में आपको ना इसे कहते हैं एक्सट्रीम, देखो ये और ये, इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम। अगर हम हाइट की बात करें, ये बहुत छोटी हाइट के हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी हाइट के हैं। तो अब पहला ग्राफ आया, ठीक है, पहले ग्राफ में क्या हुआ है, यहाँ देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक्सट्रीम हटा दी गई। बहुत छोटे हाइट वाले इंडिविजुअल खत्म हो गए, बहुत बड़ी हाइट वाले इंडिविजुअल खत्म हो गए, और ज्यादातर आपको देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ज्यादातर आपको कौन सी हाइट वाले इंडिविजुअल दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी एक एवरेज हाइट है, एक नॉर्मल जो है, एक नॉर्मल एवरेज हाइट है। तो वो सिलेक्शन जो किसी एवरेज वैल्यू को प्रमोट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ स्टेबलाइजिंग। तो आपने ऐसे याद करना, ठीक है, स्टेबलाइजिंग कहेंगे इसको, ठीक है, या स्टेबलाइजिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारी हाइट, क्या आपको बहुत छोटी हाइट के दिखाई देते हैं पर्सन, या बहुत बड़ी हाइट के दिखाई देते हैं, नहीं, आपको एक नॉर्मली हाइट के दिखाई देते हैं। ठीक है, चेंज तो होता है थोड़ा सा, लेकिन ये नहीं है कि बहुत छोटे हो या बहुत बड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा ग्राफ देखें। दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, देखो दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, दूसरे ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि एक्चुअली क्या है, अब जो है, अब जो नेचर है वो थोड़ी सी और ज्यादा हाइट वाले मेंबर को सपोर्ट कर रहा है, और जो पहले एवरेज हाइट होती थी वो मेंबर देखो धीरे धीरे यहाँ कम हो गए हैं, और जो इसकी मीन वैल्यू होती है अब उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो बेटा इसे क्या कहेंगे बताइए, इसे कहेंगे डायरेक्शनल। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम डायरेक्शनल कहेंगे। ठीक है, यानी कि अब क्या हो रहा है, पहले वाला कैरेक्टर ज्यादा अच्छा नहीं आ पा रहा है, अब नेचर भी किसी जो है, जो पहले कैरेक्टर की वैल्यू होती थी अब उसको वो लाइक नहीं कर रही है, वो अपने हिसाब से जो है उन मेंबर को खत्म कर रही है, और जो अच्छी हाइट वाले मेंबर हैं, थोड़ी और ज्यादा हाइट के हैं, उनको प्रमोट कर रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है वही पहले जो मोथ था वो बिस्टन भौरा, वो कैसा होता था, वो पहले होता था लाइट विंग वाला, डार्क विंग वाले कम होते थे, लेकिन टाइम के साथ आपको पूरी कहानी याद है, अब इतना टाइम नहीं है कि वो कहानी सुनाई जाए आपको। तो बाद में क्या हुआ बताइए, बाद में क्या हुआ, बाद में व्हाइट विंग वाले खत्म हो गए और डार्क विंग वाले के नंबर इंक्रीज हो गए, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्शनल कहेंगे। ठीक है, तीसरा ग्राफ तो बड़ा अजीब सा है, इसमें क्या है, इसमें जो एवरेज वैल्यू है वो मेंबर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और अब नेचर बताइए क्या कर रही है, नेचर जो है ऐसे पर्सन को, ऐसे पीपल को प्रमोट कर रही है जो या तो बहुत शॉर्ट हाइट वाले हैं या बहुत जो है ज्यादा हाइट वाले हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बताइए, इसको कहेंगे डिसरप्टिव। ये ग्राफ पर डिसरप्टिव, इसमें क्या हुआ, एक पॉपुलेशन जो है वो 2 पार्ट में टूट गई। ठीक है, एक पॉपुलेशन के 2 पार्ट बन गए, एक बहुत छोटी हाइट वाले, अगर हाइट की बात करें, एक बहुत छोटी हाइट वाले और एक बहुत बड़ी हाइट वाले। ठीक है, तो ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास में है
ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे, मैच द कॉलम। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, ये एनसीईआरटी में है, आज तक नहीं आया लेकिन आने के चांस होते हैं। वो आपसे पूछेगा बताइए किसको एक्सटिंक्ट हुए कितना टाइम हो गया। जैसे ये है, इनवर्टिब्रेट कब पाए जाते थे हमारी अर्थ पर, ठीक है, जॉलेस फिश कब बनी, सीवीड कब आए हमारी अर्थ पर, डायपिथिकस और रामापिथिकस जो हमारे एंसेस्टर हैं जिनसे हम बने हैं वो कब कब थे हमारी अर्थ पर। तो ये एक ऐसा पूछेगा। तो इनवर्टिब्रेट जो है, इनवर्टिब्रेट जो आए थे वो लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो पाए जाते थे, ठीक है। जॉलेस फिश कब थी, जॉलेस फिश जो थी वो 350 मिलियन ईयर्स एगो बनी थी। सीवीड 320 मिलियन ईयर्स एगो पाए जाते थे, और डायपिथिकस और रामापिथिकस जो हैं वो 15 मिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ पर मिलते थे, ठीक है। ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग एवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ होमो सैपियंस। वो कह रहा है कि जो ये मैन बना है इसमें बताइए कहाँ एवोल्यूशन सबसे, मतलब मैन के एवोल्यूशन में क्या चीज पाई गई, ऐसा क्या हुआ है कि जो है मैन जो है, मैन जैसे क्रिएचर दुनिया में आए जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट है। बताइए क्या है। लॉस ऑफ बॉडी हेयर। देखो लॉस ऑफ बॉडी हेयर से तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो गलत हो गया। वॉकिंग अपराइट, वॉकिंग अपराइट थोड़ा सा सपोर्ट करता है सिर्फ आदमी, क्योंकि जब हम दो पैर पर चलते हैं तो हमारे हाथ जो है दूसरा काम करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी ये मोस्ट अपरेंट इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हम कुछ एनिमल को भी दो पैर पर चलना सिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी गलत करो। शॉर्टनिंग ऑफ जॉ, हाँ हमारे जो टाइम के साथ छोटे हुए हैं, क्योंकि पहले हम जो है रॉ मीट खाते थे, उसके बाद हम जो खाना है वो बना के खाने लगे, जिससे हमारे जॉ का काम कम हो गया, ठीक है। जॉ का काम कम हुआ है, जो छोटे हैं, लेकिन तब भी ये हमें इतना इंटेलिजेंट थोड़ी बना देगा। तो बताइए क्या होगा आंसर, ये इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, यही सबसे बड़ा है जो एक्चुअली मैन का एवोल्यूशन हुआ है। देखो ऐसा होता है, एक टाइम पर आके क्या होता है, सब एनिमल का एवोल्यूशन एक जैसा हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, एवोल्यूशन इस डायरेक्शन में चलता है कि उस एनिमल को बाकी से अलग बना जाता है। सपोज करो बर्ड्स हैं, बर्ड्स, तो बताइए बर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन क्या हुआ होगा, उसके विंग्स, उसके जो अगले हाथ थे वो विंग्स में चेंज हुए। तो अच्छा एलिफेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, उसमें भी 4 चैन वाला हार्ट है, आरबीसी सब कुछ है उसके पास भी, जो बाकी एनिमल के पास में। लेकिन क्या चीज है जो एलिफेंट को सबसे अलग बनाती है, उसकी ट्रंक, यानी कि उसका एवोल्यूशन ट्रंक के साइड में हुआ है। अच्छा हॉर्स का बता दो, हॉर्स भी तो बाकी एनिमल की तरह है, लेकिन हॉर्स में एवोल्यूशन किस डायरेक्शन में चला है, फास्ट रनिंग, वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमन के बहुत सारे कैरेक्टर दूसरे एनिमल से मिलते जुलते हैं, टंग है, एलिमेंट्री कैनाल है, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी, सब कुछ तो है, लेकिन क्या चीज अलग है, ब्रेन। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बाकी दुनिया के सारे एनिमल से सबसे ज्यादा है, और इसीलिए हम इस अर्थ पर और आई थिंक यूनिवर्स में हम अकेले इतने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ये। लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिगार्डिंग एरा। देखो आपने हिंदी में कहीं पढ़ा होगा, सतयुग था, कलयुग था, ये ठीक है। ऐसे ही हमारी बायोलॉजी में भी एरा बनाए गए हैं, ठीक है। जब से हमारी अर्थ बनी है तब से लेकर आज तक के टाइम को बड़े बड़े एरा में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको उसका प्रॉपर सीक्वेंस याद करना है। तो उसका प्रॉपर सीक्वेंस मैं आपको एक बार सुनाता हूँ, इसकी ट्रिक बना के मैं आपके पास भेज दूंगा। देखो पहले था एजोइक। एजोइक में हमारी अर्थ पर कोई लाइफ नहीं थी, किसी भी तरह का एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस कुछ नहीं था। ये लाखों साल तक रहा, ठीक है। और चलिए फिर बात लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आया प्रोटियोजाइक, उसके बाद आया पैलियोजाइक, उसके बाद आया मेसोजाइक, और उसके बाद आया सीनोजाइक। तो आजकल कौन सा एरा चल रहा है, हमारी साइंस के अकॉर्डिंग आजकल चल रहा है सीनोजाइक चल रहा है, जिसमें मेनली मैमल्स का जो है डेवलपमेंट हुआ है। तो है कोई आंसर इसका, कौन सा बनेगा बताइए। एजोइक, प्रोटियोजाइक, यहाँ इसमें 1-2 एरा खत्म कर दे, लेकिन चलो कोई नहीं, हमें तो सीक्वेंस लगाना है। तो प्रोटोजाइक, पैलियोजाइक, सीनोजाइक, ठीक है।
ये तो बनने का नहीं। प्रोटियोजाइक, एजोइक क्योंकि लास्ट में आया तो ये भी नहीं बनने का, क्योंकि एजोइक तो सबसे पहले था। आर्कियोजाइक, सिनोजाइक, मिजोजाइक, नहीं मिजोजाइक पहले आएगा तो ये भी गलत हो गया। मिजोजाइक जानते कब चलता था? जब हमारी अर्थ पर डायनासोर पाए जाते थे, उस टाइम कौन सा जो है एरा चल रहा था? मिजोजाइक। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा। तो सही सीक्वेंस है हमारा आर्कियोजाइक, प्रोटियोजाइक, सिनोजाइक, मिजोजाइक और सिनोजाइक। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, इट इज द एंड ऑफ द एवोल्यूशन। +1 आपकी कंप्लीट है। +2 का आपका सिर्फ एक चैप्टर है बचा है, वो भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।